गुड इवनिंग गाइस, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ राम आयुष में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है वो प्रत्यय, उपसर्ग और संधि समास के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में हमने बात करी थी इसके सिलेबस के बारे में कि ये जो है हम नेट जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। एनटीए यूजीसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और इसके जब हमने नेट जेआरएफ के सिलेबस के बारे में बात करी थी तो वहाँ पर हमने देखा था कि इसके अंतर्गत आपके दो पेपर होते हैं। दो पेपर जो यानी कि आपका जो फर्स्ट पेपर होता है वो आपका जनरल स्टडीज का होता है, और जो सेकंड पेपर होता है वो आपका सब्जेक्ट से होता है। सब्जेक्ट में यहाँ पर आपके कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कोई भी सब्जेक्ट जितने भी आपके होते हैं। तो उन सब्जेक्ट में जो आपका हिंदी साहित्य होता है सब्जेक्ट, तो उसमें जो है हमने ये हमारी 4th क्लास है, और इस क्लास के अंतर्गत जो आज हम प्रत्यय, उपसर्ग और संधि और समास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आज देखते हैं उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो शब्द के पूर्व में जोड़ करके उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं या उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर कोई भी शब्द के बारे में देखें, जैसे उपसर्ग जोड़ करके भी हम कई सारे शब्द बना सकते हैं। जैसे बी उपसर्ग जोड़ करके जैसे हम विकार। तो यहाँ पर जो बी है ये क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग जोड़ करके हम शब्द बना सकते हैं जैसे उपकार। प्रति उपसर्ग जोड़ करके भी हम कई सारे शब्द बना सकते हैं जैसे प्रतिदिन। तो यहाँ पर हमने इसके परिभाषा के बारे में क्या बात करी कि उपसर्ग उसे कहते हैं कि जो किसी भी शब्द से पहले जोड़ करके उस शब्द में परिवर्तन ला देते हैं या फिर उस शब्द में कोई भी बदलाव ला देते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उपसर्ग कहते हैं। इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में कि प्रत्यय जो है वो शब्द किसी भी शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं, और उपसर्ग जो है वो किसी भी शब्द के पहले जोड़े जाते हैं, किसी भी शब्द के पहले जोड़ते हैं। ठीक है। हिंदी में उपसर्ग जो है हम 3 रूपों में यानी कि 3 आधार से देखते हैं, 3 स्रोतों से देखते हैं। जैसे संस्कृत के उपसर्ग, और उर्दू के उपसर्ग, फारसी और हिंदी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों की बात करें तो संस्कृत के उपसर्ग जैसे अति उपसर्ग जोड़ करके अतिकाल बनाया, अतिरिक्त बना, अतिशय बना, अत्यंत बना, अत्याचार बना। अधि उपसर्ग जोड़ करके जैसे अधिकरण, अधिकार, अध्यात्म, अधिराज्य। अनु उपसर्ग जोड़ करके जैसे अनुकरण, अनुग्रह, अनुज, अनुस्वार, अनुपात। तो ये जो है ये आपको यहाँ पर चाहे आपका संस्कृत के उपसर्ग हो, चाहे फारसी के उपसर्ग हो, और चाहे उर्दू भाषा के उपसर्ग हो, तो उनमें से आपको सिर्फ ये याद रखना है जो आपके परिभाषा में दिया गया है कि कोई भी शब्द हो, चाहे कोई भी शब्द हो सकता है यहाँ पर। तो किसी भी शब्द के पूर्व में जोड़ करके, किसी भी शब्द के पहले जोड़ करके जो शब्द बनता है उस शब्द में परिवर्तन या फिर बदलाव लाता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। अब हम आगे बात करें प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय के बारे में हमने देखा कि प्रत्यय जो होते हैं किसी भी शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं। तो परसर्ग या प्रत्यय उन शब्दांशों को कहते हैं जो शब्द के अंत में लग करके किसी भी शब्द का अर्थ बदल देते हैं या तो फिर किसी भी शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं प्रत्यय जो है, प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं, और उपसर्ग जो है ये किसी भी शब्द के पहले जोड़े जाते हैं,
तो इनके बारे में आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है, तो आप आसानी से इसे सही कर ले जाओगे कि प्रत्यय जो होते हैं वो बाद में जोड़ते हैं और उपसर्ग जो होते हैं वो पहले जोड़ते हैं। संस्कृत प्रत्यय को 2 भागों में बांट करके देखते हैं हम, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? कृदंत ये वे प्रत्यय होते हैं जो किसी क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं। किसी भी क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे आक, एरा, आक इत्यादि ये जो है ये क्या है? ये कृदंत प्रत्यय है। जैसे हम देखें यहाँ पर उदाहरण में, जैसे अक प्रत्यय जोड़ करके लेखक, पाठक, अक प्रत्यय जोड़ करके जैसे पाठक, एरा प्रत्यय जोड़ करके लुटेरा, आक प्रत्यय जोड़ करके तैराक, आलू प्रत्यय जोड़ करके झगड़ालू। ठीक है, तो ये जो है हमने देखा कृदंत प्रत्यय के बारे में। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? ये वे प्रत्यय होते हैं जो क्रियाओं के आसंज्ञा विशेषण आदि में जोड़ने से बनते हैं। जैसे पा, पन आदि, पा, पन आदि ये क्या है? ये तद्धित प्रत्यय है। जैसे बुढ़ापा, पा शब्द जो है यानी कि पा प्रत्यय जोड़ करके जैसे बुढ़ापा बना, पहनापा बना, आ प्रत्यय जोड़ करके प्यासा बना, निराशा बना। वहीं पन प्रत्यय जोड़ करके जैसे बचपन बना। ठीक है, तो ये क्या है? ये तद्धित प्रत्यय है। अब हम आगे बात करें संधि के बारे में। संधि के बारे में हमने देखा कि इसके जो हमने सिलेबस के बारे में बात करी थी, तो इसमें जो आपका सिलेबस में संधि के बारे में नहीं डिस्कस किया गया है, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं। और जब हम संधि और समास के बारे में यानी कि जितने भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, तो इनको हम जब हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें जो है डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो संधि की अगर बात करें तो संधि का मतलब यहाँ पर सिंपल सा है, 2 वर्णों के मेल से जो भी उत्पन्न विकार या फिर जो भी बदलाव, जो भी परिवर्तन या जो भी विकार उत्पन्न होता है, तो वहां पर क्या होती है? संधि होती है, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर सिंपल सा आपको याद रखना है, जब 2 शब्द यानी कि या तो फिर आदमियों के बीच में कोई भी संधि हो, कोई भी युद्ध हो रहा हो, जब 2 लोग जुड़ेंगे तभी संधि होगी, तभी उनके बीच कुछ ना कुछ होगा। इसी तरीके से यहाँ पर शब्दों में जब कोई भी 2 शब्द जुड़ेंगे तो यहाँ पर 2 शब्दों के जुड़ने से जो भी विकार उत्पन्न होगा तो उसे क्या कहेंगे? उसे संधि कहेंगे। संधि एक शब्द व दूसरे शब्दांश के बीच भी हो सकती है। इनके 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी कई भेद होते हैं, व्यंजन संधि के भी कई भेद होते हैं और विसर्ग संधि के भी भेद होते हैं। तो यहाँ पर जब हम हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे, जब वहां पर हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो वहां पर स्वर के जितने भी भेद होते हैं, आपके व्यंजन के जो भी भेद होते हैं, विसर्ग के जितने भी आपके भेद होते हैं, तो वहां पर जो है हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है हम स्वर संधि की अगर बात करें तो स्वर संधि 2 स्वरों के मिलने से होने वाली संधि जो है वो स्वर संधि कहलाती है। जैसे विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। तो यहाँ पर जो है हमने इसके परिभाषा में क्या देखा कि 2 स्वरों के मिलने से जो भी शब्द बनता है तो वहां पर क्या होती है? वहां पर स्वर संधि होती है। जैसे विद्या, तो यहाँ पर जो या है तो यहाँ पर क्या है? बड़ा आ की मात्रा है, और ये यहाँ पर जो आ है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 स्वर, 2 यानी कि बड़ा आ और बड़ा आ जब मिलते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है? बड़ा आ हो जाता है। बड़ा आ जब मिलते हैं वहां पर क्या हो जाता है? बड़ा आ हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। इसी तरीके से व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन की संधि व्यंजन संधि कहलाती है। जैसे जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ है, जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ। इसी तरीके से विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन की संधि विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे दुह प्लस शासन बराबर दुशासन,
ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने बात करी संधि के बारे में, संधि के बारे में हम व्याकरण पढ़ेंगे जब वहां पर ये सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, यानी कि डिटेल में हम वहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब जो है हम बात करेंगे समास के बारे में। समास क्या होते हैं? समास जब दो शब्द अपनी विभक्ति को छोड़ करके आपस में मिल जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? उसे समास कहते हैं। इस प्रकार से निर्मित शब्द को समासिक शब्द कहा जाता है। समासिक शब्द को उनकी विभक्ति के साथ लिखना, पुनः लिखना क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। अब जो है ये हम समासों के बारे में देखेंगे, इनका विग्रह कैसे किया जाता है और हम इनको कैसे पहचाने। तो समास के जो भेद होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है अव्ययी भाव समास, सेकंड जो है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। सबसे पहले हम देखते हैं अव्ययी भाव समास क्या होता है। जिस समास का पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है तथा उत्तर पद गौण होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें आपको अगर इसे पहचानना है तो सिंपल सा आपको ये याद रखना है, ये जो समास होता है यानी कि अव्ययी भाव समास में यथा, दिन दिन, प्रतिदिन ऐसे यहाँ पर जो है शब्द दिए रहते हैं। ठीक है। तो वहां पर हमें क्या करना है कि वहां पर जैसे यथा, दिन, प्रतिदिन ऐसे जो शब्द दिए हों तो वहां पर हमें क्या पहचानना है? अव्ययी भाव समास है। जैसे हम इसके उदाहरण की बात करें तो यथा विधि, यथा स्थान, यथा क्रम, यथा संभव, आजन्म, आमरण, प्रतिदिन। दिन भी यहाँ पर हो सकता था। परोक्ष, समक्ष, प्रत्यक्ष, व्यर्थ, ये यहाँ पर क्या है? ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। ये पूरा शब्द जो है क्रिया विशेषण अव्यय होता है। वहीं हम बात करें तत्पुरुष समास के बारे में, तो तत्पुरुष समास जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे घुड़सवार और हस्तलिखित। ठीक है। घुड़सवार और हस्तलिखित। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है कि दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। इस समास का पहला पद बहुधा संज्ञा अथवा विशेषण होता है। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, व्याधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। व्याधिकरण तत्पुरुष जो होता है, व्याधिकरण तत्पुरुष ही तत्पुरुष समास है। द्विगु समास इसी तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। ठीक है। तो द्विगु समास के बारे में बात करें तो जिस समास का पहला पद यानी कि कोई भी जैसे पद है, कोई भी शब्द है तो उसका पहला पद होता है, जो पहला पद संख्यावाचक होता है उसे क्या कहते हैं? उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पहला पद यहाँ पर संख्यावाचक हमने क्यों कहा? जैसे चौराहा हो गया, तो यहाँ पर जो है चौराहा यानी कि 4 राहों का समूह है, तो यहाँ पर जो पहला पद है वो क्या है? वो संख्यावाची है। द्विगु समास को पहचानना बिल्कुल आसान है। इसमें सिंपल सा है कि कोई भी शब्द है तो उसका जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। जैसे सतसई, तो यहाँ पर सत जो है ये क्या है? संख्यावाची है। पंचवटी, पंच जो है ये क्या है? संख्यावाची है। चतुर्भुज ये क्या है? संख्यावाची है। ठीक है। तो द्विगु समास में क्या होता है कि इसका जो पहला पद होता है वो क्या होता है? संख्यावाचक होता है। अब हम बात करें समानाधिकरण तत्पुरुष का प्रचलित नाम क्या है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की बात करें तो कर्मधारय समास का पहला पद जो होता है वो विशेषण तथा दूसरा पद जो होता है वो विशेष होता है। जैसे पीतांबर, पीला है अंबर, नील पीत, दही बड़ा, नील कमल, पुरुषोत्तम, शीतोष्ण, चंद्रमुख, ये क्या है? ये कर्मधारय समास है। इसमें आपको सिंपल सा याद रखना है, कर्मधारय समास का जो पहला पद होता है वो क्या होता है? विशेषण होता है। दूसरा पद जो होता है वो विशेष होता है। ठीक है। जैसे पीतांबर, पीला है अंबर अर्थात नील कमल। ठीक है। दही बड़ा और नील कमल, यहाँ पर पुरुषोत्तम, शीतोष्ण, ये क्या है? ये कर्मधारय समास है। अब हम आगे बात करें द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस समास का दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद इसमें दोनों जो हैं वो क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों पद जो हैं एक समान होते हैं।
जैसे हम यहाँ पर गाय बैल, बेटा बेटी, माता पिता, दाल भात, घटी बड़ी, भूल चूक, हाथ पांव, ये क्या है, ये एक समान है। ठीक है, जैसे बेटा बेटी और माता पिता हो गए, ये क्या है, ये द्वंद्व समास है। ठीक है, द्विगु समास और द्वंद्व समास जो है उनको पहचानना बिल्कुल आसान है। इसी तरीके से अव्ययीभाव समास जो है तो उसमें दिन दिन प्रतिदिन ऐसे शब्द आते हैं, तो वहां पर हम पहचान लेते हैं कि अव्ययीभाव समास है। ठीक है, द्विगु समास में क्या होता है कि उसका पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है, और द्वंद्व समास में क्या होता है कि इसमें जो दोनों पद होते हैं यानी कि उत्तर पद और पूर्व पद जो होते हैं, तो वहां पर ये दोनों क्या होते हैं, दोनों प्रधान होते हैं, दोनों एक समान होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के बारे में बात करें तो जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जो अपने अपने पदों से भिन्न तीसरे अर्थ की व्यंजना करता है, वो क्या कहलाता है, वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे चंद्रमौली, चंद्र है सिर पर जिसके अर्थात शिव। बीड़ा, बीड़ा वाणी, बीड़ा है पाड़ी में अर्थात जिसके, किसके, सरस्वती। वही चक्रपाणी, चक्र है पाणी यानी कि किसके, जिसके अर्थात विष्णु। तो ये क्या है, ये बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास के कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर अर्थात पीतांबर, पीला है अंबर अर्थात दिगंबर। नीलकंठ, नीला है कंठ अर्थात श्वेतांबर, सफेद है अंबर अर्थात। ठीक है, तो वहां पर ये क्या कहलाया, ये बहुब्रीहि समास कहलाया। ठीक है, इसमें आपको सिंपल सा याद रखना है कि जो बहुब्रीहि समास होता है तो इसमें इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होते हैं, और जो तीसरा पद होता है तो अपने अपने पदों से भिन्न तीसरे पद की ये क्या करता है, व्यंजना करता है, तीसरा पद इसमें प्रधान होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, तो आज जो है हमने बात किया प्रत्यय उपसर्ग के बारे में और समास और संधि के बारे में। अब जो हम आगे बात करेंगे तो हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये जो हमारी पहली यूनिट है, पहली यूनिट में जो हमारा जो हम हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये पहले जो यूनिट है उसके अंतर्गत समाप्त हो जाएगी, और इसके साथ साथ इससे संबंधित जो भी आपके प्रश्न बनते हैं, जो भी एग्जाम में आपके जैसे शब्द आते हैं तो उनको हम जैसे अभी आपके प्रश्न आते हैं तो उनको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को बाय बाय, थैंक यू।